वेलकम टू शिक्षा इंस्टीट्यूट। छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर CGSI में आवेदन करने की प्रक्रिया जारी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षा इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। क्लियर है? कल के क्लास में पीयूष सर ने CGSI के सिलेबस को पूरी तरह एक्सप्लेन किया था, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक के द्वारा उस वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर है? आज के क्लास में इंडियन जीएस के अंतर्गत भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, ये आज हम स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए देखेगा। इतिहास, हिस्ट्री। तो इतिहास क्या है, बुकिस्ट लैंग्वेज में जाने की जरूरत नहीं है ना। सामान्य भाषा में यदि समझे तो बीते हुए घटनाक्रम का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ओके, तो बीता हुआ घटनाक्रम कौन सा? जिसके हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ओके, तो साक्ष्यों के आधार पर, किसके आधार पर? साक्ष्यों के आधार पर बीते हुए कालखंड में, ठीक है, बीते हुए कालखंड में जो घटनाएं घटी उन सभी घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। क्लियर है? किसके आधार पर अध्ययन करेंगे? तो साक्ष्यों के आधार पर। ओके, अब ये साक्ष्य कैसे होंगे? तो पुरातात्विक साक्ष्य, कोई सिक्के, साहित्य, लिटरेचर, या किसी विदेशी यात्रियों का जो विवरण है उसके माध्यम से यदि हमें पहले के कालखंड के बारे में घटी घटनाओं का पता चलता है, वो सब किस में आएंगे? आपके साक्ष्य। और उन साक्ष्य के द्वारा ही क्या किया जाएगा? उन घटनाक्रम का अध्ययन किया जाएगा। वही आपका क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। क्लियर है? तो पुरातात्विक साक्ष्य मतलब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, तो खुदाई के द्वारा, किसके द्वारा? खुदाई के द्वारा जो साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं उनके माध्यम से बीते हुए समय का, उस समय जो घटना घटी है उनका यदि हमें जानकारी मिलती है तो वो पुरातात्विक साक्ष्य कहलाएगा। क्लियर है? पहले के जमाने में किसी राजा महाराजा ने यदि कोई सिक्के चलाए हैं, कॉइन्स, तो उन सिक्कों में किसी भी प्रकार का अंकन मिलता है, ठीक, तो उस सिक्के के माध्यम से उस राजा की प्रजा और उसका समाज कैसा था, उस राजा के प्रजा के समाज में क्या क्या घटनाएं घटी थी, उस राजा का, ठीक है, जो आराध्य देवता है वो कौन है, ये सारी बातें, ये सारे घटनाक्रम हमको कुछ सिक्कों के माध्यम से पता चल जाता है। क्लियर है? तीसरा, साहित्य, लिटरेचर, तो किसी भी क्षेत्र में यदि हमें उसका इतिहास जानना है तो उसके मिले हुए साहित्य को अध्ययन करेंगे। साहित्य, लिटरेचर, तो जैसे कि भारत देश में तो हमारे यहाँ महाकाव्य, क्या महाकाव्य, पुराण, ठीक है, ग्रंथ है, साहित्य हैं, लौकिक साहित्य हैं। इन सभी साहित्यों के माध्यम से हमें भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। क्लियर है? विदेशी यात्रियों का विवरण, तो जो विदेश से भारत घूमने आए उन्होंने कुछ लिखा है ना, अपने यात्रा का वृत्तांत और यात्रा के दौरान जिस भी लोगों से वो मिले हैं, भारत भर में जहां जहां घूमे हैं, उन सभी का विवरण है ना। जैसे आप लोग कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो सेल्फी लेते हैं ताकि उस जगह के बारे में आपको याद रहे कि हाँ हम लोग फलाना जगह घूमने गए थे। सेल्फी लेते हैं मनमाने फिल्टर लगा के, तो उस समय तो मोबाइल कैमरा था नहीं, तो लोग जो आते थे घूमने के लिए वो लिखते थे ना, क्या करते थे? लिखते थे। तो उनके विवरण के माध्यम से यदि हमें किसी क्षेत्र का या भारत का उस समय का घटनाक्रम पता चलता है तो वो किस साक्ष्य में आएगा? तो विदेशी यात्रियों के विवरण में। क्लियर है? तो इन सभी माध्यम से, इन सभी साक्ष्यों के माध्यम से बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ये क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ओके, अब इतिहास को 3 पार्ट में बांटते हैं। अब किसने बांटा, क्यों बांटा, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। क्लियर है? अब कालखंड के द्वारा भी इन इतिहास को ना और अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में ना, एक प्रागैतिहासिक, एक आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो काल को, बीते हुए काल को कैसे बांटे, ठीक, तो जिस काल में सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक
इन सभी रूपों में जब परिवर्तन आता है तो हम एक कालखंड से दूसरे कालखंड में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो इन सभी परिवर्तन के कारण जब हम एक कालखंड से दूसरे कालखंड में प्रवेश करते हैं तो एक पूरे पार्ट को हम सेपरेट करके कर दिया क्या, आपका प्रागैतिहासिक काल, मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक। क्लियर है। और फिर जब इन सभी चीजों में परिवर्तन आया तो उसको एक पार्ट में डिवाइड कर दिए, और फिर से जब इन चीजों में परिवर्तन आया तो उसको तीसरे पार्ट में डिवाइड करके रख दिया। क्लियर है। तो ऐसे करके 3 कालखंडों में बांटे हैं। कितने कालखंडों में? 3 कालखंडों में। किसको? इतिहास को। तो देखेंगे एक कालखंड है प्रागैतिहासिक काल। क्या है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। क्या है? ऐतिहासिक काल। क्लियर। तो मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक जब जब सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और आपका क्या सांस्कृतिक रूप में परिवर्तन आया है तो उसको क्या कर दिया हम लोग, एक कालखंड में सेपरेट करके रख दिए। क्लियर है। तो प्रागैतिहासिक काल, तो इसको पाषाण काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाषाण काल। तो मानव की उत्पत्ति से लेकर जब तक पाषाण काल चला है पूरा आपका क्या, प्रागैतिहासिक काल। तो इस काल के बारे में हमको किसी भी प्रकार के कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं ना। क्लियर है। पत्थरों के माध्यम से, किसके माध्यम से? पत्थरों के माध्यम से हमें इस कालखंड के बारे में जानकारी मिली। किसी भी प्रकार का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। तो ये आपका प्रागैतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, तो इस कालखंड के बारे में हमको लिखित साक्ष्य मिले हैं। ओके, लेकिन उन लिखित साक्ष्यों को हम लोग पढ़ नहीं पाए, नहीं, हमारी कमजोरी है। क्लियर है। तो उसको एक अलग पार्ट में, क्योंकि जब पत्थरों काल था तो उस समय आपका सामाजिक जीवन नहीं था ना, स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था, पूर्ण रूप से परिवर्तन हुआ। तो हम इस कालखंड को अलग करके किस कालखंड में आ गए? इस कालखंड में आ गए। तो आद्य ऐतिहासिक काल, तो इसमें आपका राजनीतिक जीवन भी था, सामाजिक जीवन भी था, आर्थिक जीवन भी था। क्लियर है। सांस्कृतिक जीवन भी था। तो यहां से यहां पूर्ण परिवर्तन हुआ, तो इसको एक कालखंड में बांटे। इसके लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए। फिर से जब इन सभी अन्य बहुत सारी चीजों पे जब परिवर्तन आया तो इस कालखंड को सेपरेट किए, प्रवेश कर गए किसमें? दूसरे कालखंड में। तो ये आपका ऐतिहासिक काल। तो इसमें हमको लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उन साक्ष्यों को हम लोग पढ़ भी पाए हैं, तो उसको अलग सेपरेट करके रख दिए और बोल दिया कि आपका ऐतिहासिक काल। क्लियर है। देखो, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपके किसी काम का नहीं है। मैं मोस्ट इंपोर्टेंट भी बताऊंगा, लिस्ट इंपोर्टेंट भी बताऊंगा, लेकिन ऐसा ही के सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्लियर है। चलो, तो प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाषाण काल। क्यों बोलते हैं? पत्थरों के प्रयोग के कारण, मनमाने पत्थर का प्रयोग किया गया ना इस काल में। किसके द्वारा? मानव के द्वारा। अब मानव की उत्पत्ति कब हुई? क्लियर है। उन्होंने क्या क्या किया, ये सब जानने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, मैं चाहूं तो बता सकता हूं लेकिन आपके किसी काम का नहीं है। क्वाटरनरी एपोक, ठीक है, प्लीस्टोसीन, होलोसीन, मानव, रामापेथिकस, पैरेलापेथिकस, ठीक है, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, ये सब आपके काम का नहीं है ना। क्लियर है। तो प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी बोलते हैं क्योंकि इस काल में मानव ने पत्थरों का प्रयोग, अति ज्यादा ना, पूरा पत्थर का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस काल को क्या बोलते हैं? पाषाण काल बोलते हैं। क्लियर है। चलिए, अब अगेन फिर से ना, पाषाण काल को, किसको? पाषाण काल को हम लोग 3 पार्ट में विभाजित करते हैं। कितने भाग में? 3 भाग में। तो एक आपका पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल। क्या? मध्य पाषाण काल। और तीसरा उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। ठीक, इसमें हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल में ना, इसमें पढ़ते हैं क्या? हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता। और ऐतिहासिक काल में वैदिक काल से लेकर वर्तमान तक ना, मतलब 1947 जब तक भारत आजाद नहीं होगा तब तक पढ़ेंगे क्या? आपका ऐतिहासिक काल। इसी में आपका प्राचीन भारत में आएगा पूरा वैदिक काल।
इसी में आपका मगध साम्राज्य भी आएगा। फिर इसके बाद आपका मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे आपका, तो अरब आक्रमण से लेकर पूरा आपका मुगल काल तक जाएंगे। फिर यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर फिर 1947 तक जाएंगे। सब किस में आएगा? ऐतिहासिक काल में। क्लियर है? चलिए, तो हम आज का जो लेक्चर होगा वो टोटल बेस्ड होगा ना किस पे? प्रागैतिहासिक काल में। मतलब पढ़ेंगे क्या? पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल। तो पाषाण काल को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक आपका पूरा पाषाण काल यानी कि पूर्व पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और उसके बाद क्या आपका उत्तर पाषाण काल। क्लियर है? चलिए देखिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। मानव की जब उत्पत्ति हुई तो वो जानवरों की तरह जीता था। किसकी तरह? जानवर की तरह। केवल अपना पेट पालने के लिए ना, अपने भरण पोषण के लिए ही वो जीवन जीता था। ठीक है, जंगली जानवर की तरह जीता था। शिकार करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था। किसका? बड़े बड़े पत्थरों का। तो बड़े बड़े पत्थरों के औजार मिले हैं। क्या मिले हैं? बड़े बड़े पत्थरों के औजार। क्लियर है? जिन्हें चापर या हैंड बोला गया है। क्या बोला गया है? चापर या हैंड। अब मानव उस समय ना गुफाओं में रहता था। कहां रहता था? गुफाओं में रहता था। तो उस समय के शैलाश्रय भी प्राप्त हुए हैं हमको। क्लियर? बोला ना, पत्थरों का जबरदस्त यूज हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पाषाण काल बोलते हैं। तो पूरा पाषाण काल में मानव गुफाओं में रहता था। कहां रहता था? गुफाओं में। उसको किसी से कोई लेना देना नहीं था ना, केवल अपना पेट भरने के लिए वो जीवन जीता था। और बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करके वो जानवर का क्या करता था? शिकार करता था, उसको मार के खाता था। क्लियर है? अब इन सभी क्षेत्र के ना साक्ष्य हमको नदी घाटियों में मिले हैं। नदियों के किनारे। नदियों के किनारे ही क्यों? क्योंकि जानवर पानी पीने आते थे। कहां? नदी के किनारे। और जो मानव है उस समय का, वो नदियों के किनारे घात लगा के बैठे रहता था ना। जैसे जानवर पानी पीने आएगा तो मैं उसको मारूं। तो बड़े बड़े पत्थरों के हथियार होते थे जिनको चापर या हैंड कहा जाता था। तो जानवर जब पानी पीने आता था तो उस पत्थर के माध्यम से वो क्या करता था? शिकार करता था। तो कभी कभी शिकार मिलता था, कभी कभी नहीं मिलता था। और ढेला पत्थर लेकर दौड़ रहे ना मारने के लिए। किसको? जानवर को। तो कभी मारा तो खाया, कभी नहीं मार पाया, दिन रात भूखे पड़ा है ना। क्लियर है? इस प्रकार का जीवन जीता था। कब? उस समय का मानव। कब के में? तो पूरा पाषाण काल में। तो याद रखना, शैलाश्रय गुफाओं में रहता था। कहां रहता था? गुफाओं में। साथ ही बड़े बड़े पत्थरों के औजार। तो बड़े बड़े उस समय के जो पत्थरों के औजार हैं, अभी इसको बता रहा हूं, उसे चापर क्या कहा जाता था? चापर या हैंड। चापर या हैंड कहा जाता था। कहां रहता था? तो शैलाश्रय यानी गुफाओं में। गुफाओं में रहता था। गुफाओं में। ठीक? क्लियर है? अब देखो, वो जानवरों का शिकार कर रहा है। जब उसका भरण पोषण हुआ तो खाना पीना लेके बढ़िया से कहां जाता था? गुफा में रहता था। क्लियर है? अब इनके अवशेष, ठीक है ना, जो वर्तमान में हमको मिले हैं, कहां मिले हैं उसको जरा देखिएगा। तो चापर हैंड यानी कि उस समय के बड़े बड़े पत्थरों के औजार हमको सोहन नदी घाटी, बोला ना, नदी के किनारे मिलेगा। सोहन नदी घाटी। सोहन नदी घाटी कहां मिला है? सोहन नदी घाटी वर्तमान में पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में है। अभी नक्शे में बता दूंगा मैं इसको। तो सोहन नदी घाटी से हमको उस समय के औजार, बड़े बड़े पत्थरों के औजार मिले। ओके। साथ ही मद्रास में, कहां पे? मद्रास। आज वर्तमान में तमिलनाडु का जो चेन्नई है, ठीक है, वहां पे। तो मद्रास में पल्लवरम। मद्रास में पल्लवरम। यहां से हमको उस समय के ना, इस काल के बड़े पत्थरों का एक कुल्हाड़ी मिला है ना। क्या मिला है? कुल्हाड़ी। हैंड एक्स। एक्स मतलब कुल्हाड़ी। तो पूरा पाषाण काल का जो बड़े पत्थर का जो कुल्हाड़ी है वो हमको मिला है ना। कहां से? आपका तो मद्रास के पल्लवरम से। किसने खोजा? भी बता रहा हूं मैं। क्लियर? तो इतना पॉइंट याद रखना, उस समय के बड़े पत्थरों के औजार को क्या बोलते हैं? चापर या हैंड। क्या बोलते हैं? चापर या हैंड। इसके साक्ष्य हमको कहां से मिले हैं? तो सोहन नदी घाटी। कहां से मिले हैं? सोहन नदी घाटी वर्तमान में पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में है ना, सोहन नदी घाटी। साथ ही एक बड़ा कुल्हाड़ी मिला है ना, बड़ा सा कुल्हाड़ी। कहां पे? तो भारत में आपका तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु में आपका मद्रास। मद्रास में कौन सा? आपका पल्लवरम। मद्रास में है पल्लवरम। क्लियर है? इतना याद रहेगा। गुफाओं में रहता था। तो शैलाश्रय, किसका? शैलाश्रय के भी साक्ष्य मिले हैं ना। तो शैलाश्रय कहां से? तो भीमबेटका। क्या? भीमबेटका। भीमबेटका ना। साथ ही साथ आदमगढ़ की गुफा। आदमगढ़ की गुफा। आदमगढ़ ये आपको मिलेगा एमपी। कहां मिलेगा? एमपी। अभी नक्शा बता दूंगा ना लास्ट में। एमपी।
तो शैलाश्रय के साक्ष्य हमको मिले हैं कहां से? भीमबेटका। भीमबेटका में आपका साथ ही क्या आपका आदमगढ़, ये मध्य प्रदेश में मिलेगा। कहां मिलेगा? मध्य प्रदेश में। क्लियर है? देखो अब जानवर को मार के खा रहे हैं ना, जानवर को मार के खा रहा है, कच्चा खा रहा है। कैसा खा रहा है? कच्चा खा रहा है। अब मान लो बैठा रहोगे गुफाओं में टाइम पास करते हुए। क्लियर है? तो आदमी, पहले से बोल रहा हूं ना, उस समय से आदमी जब भी ठल्हा बैठा है तो पत्थरों को रगड़ा है ना, टाइम पास किया है। आज के जमाने में यदि कोई बहुत ज्यादा मन से द्रवित है, वो नदी किनारे जाएगा, पत्थर फेंकेगा ना, उदास मन रहेगा तो उस समय भी आदमी जब ठल्हा बैठा रहता होगा तो पत्थर को टकराया होगा, तो टकराते टकराते क्या हो गया? आग निकल गया ना, चिंगारी। तो आग की खोज हुई है। क्या हुई है? आग की खोज। तो आग का आविष्कार, क्या? आग का आविष्कार। तो पूरा पाषाण, अब यही चल रहा है ना, पूरा पाषाण काल में क्या हुई? तो आग की खोज। क्या हुई? आग की खोज। क्लियर है? कुछ इतिहासकारों में मतभेद है। किसको लेकर? आग की खोज को लेकर। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि आग की खोज जो हुई है वो कब हुई? आपका पूरा पाषाण काल में। और कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि जो आग की खोज हुई है वो हुआ है कब ना? आपका मध्य पाषाण काल में। खैर अधिकतर किताबों में, इवन एनसीईआरटी में भी ना, क्लियर किसमें लेता है? तो पूरा पाषाण काल पे। तो मतभेद है तो हमको उतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई। और इसी समय चकमक का आविष्कार किया गया ना, किसके लिए? आग के जलाने के लिए। चकमक का आविष्कार, चकमक का आविष्कार। तो बोलेगा चकमक का आविष्कार कब हुआ या फिर आपका आग की खोज कब हुई? तो पूरा पाषाण काल में। याद रहेगा? ठीक। अब देखो थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना रामापेथिकस, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपेथिकस। तो इस समय ना मानव धीरे धीरे विकसित हुआ। मानव धीरे धीरे क्या हुआ? विकसित हुआ। ठीक है, डार्विन का सिद्धांत पढ़े होंगे ना। ठीक। तो मानव विकसित हुआ, पूर्ण रूप से विकसित ना। आज जो मानव है जिसको हम लोग होमोसेपियंस बोलते हैं, वो होमोसेपियंस इसी समय बना ना, उद्भव इसी समय हुआ। तो होमोसेपियंस कब बना? उद्भव कब हुआ होमोसेपियंस का? तो पूरा पाषाण काल में। होमोसेपियंस। ठीक। तो पहले होमो इरेक्टस था। होमो इरेक्टस कुबड़ वाला मानव ऐसे रहता था ना, ठीक है। तो होमो इरेक्टस से बना क्या आपका होमोसेपियंस? कब बना? तो आपका पूरा पाषाण काल में। इसके भी स्टेज है ना, समझ में आ रहा है? पूरा पाषाण काल को भी 3 स्टेज में बांटे हैं, वो आपके किसी काम का नहीं है, उसको यूपीएससी वालों के लिए छोड़ दो। तो पूरा पाषाण काल में बस इतना ही आपको याद रखना, इससे ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक। एक छोटा सा मैप बता देता हूं, उसमें आप इसको देख लीजिएगा। ये वर्तमान का भारत है। ठीक। ये वर्तमान का भारत और ये आपका पाकिस्तान। क्या? पाकिस्तान। तो ये हमारा पंजाब है, वर्तमान का पंजाब, लेकिन मुख्य पंजाब तो पाकिस्तान में है ना, विभाजन के बाद। तो ये पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है। क्या है? पाकिस्तान का पंजाब प्रांत। तो यहीं पे आपका सोहन नदी घाटी है। क्या है? सोहन नदी घाटी। तो इसी घाटी में हमको क्या मिला है? तो उस समय के बड़े बड़े पत्थरों के औजार हमको प्राप्त हुए हैं। क्लियर है? साथ ही आपका तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में आपका पल्लवरम है। क्या है? पल्लवरम, मद्रास। तो वहां से हमको क्या मिला है? एक बड़े पत्थर ना, कुल्हाड़ी मिला है। क्या मिला है? कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी कहां से? तो पल्लवरम से। पल्लवरम कहां? आपका मद्रास। तो चूंकि सोहन नदी घाटी और मद्रास से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कब के? पूरा पाषाण काल से। तो इस समय को सोहन संस्कृति या फिर मद्रास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चलिए, तो इतना आप लोग याद रखोगे। अब इसको खोजा किसने? ये भी पूछता है, किसने खोजा? तो ये जो पल्लवरम में जो कुल्हाड़ी मिला है ना, हैंड एक्स, उसको 1863 में, कब? 1863 में। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट इसके द्वारा खोजा गया ना। क्लियर है? तो पल्लवरम में, भारत में जो आपका कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ है वो 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा खोजा गया। इतना याद रहेगा। चलो, तो ये आपका पूरा पाषाण काल। क्लियर है? चलो, इतना ही याद रखना है ना।
इसमें ना कुछ जोड़ना है और इसमें ना कुछ घटाना है। जितना बता रहा हूं उतना ही पढ़ोगे, उससे ज्यादा एक भी मत पढ़ना, और जितना बता रहा हूं उसमें एक भी छोड़ना भी नहीं है ना। क्लियर है? चलो इसको नोट करो। चलिए अब आते हैं किसमें? मध्य पाषाण काल में। किसमें? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल से हम किसमें प्रवेश कर गए? मध्य पाषाण काल में। क्यों? इस समय के आते तक बोला ना, होमोसेपियंस का उद्भव हो चुका था, मतलब ज्ञानी मानव। ज्ञानी मानव, तो मानव का दिमाग विकसित हो गया ना। तो अब वो सोचा कि अरे यार मैं बड़ा बड़ा पत्थर लेके जा रहा हूं, दौड़ रहा हूं पीछे, कभी पा रहा हूं कभी नहीं पा रहा हूं, जानवर का शिकार, रात भर पेड़ के नीचे। अब इतना बड़ा बड़ा पत्थर लेके घूम रहा है, कितना दूर फेंकेगा? नहीं फेंकाता था ना, तो पेड़ पे चढ़े रहता था। कहां चढ़े रहता था? पेड़ पे। और पेड़ पे, नदी के किनारे पेड़ पे चढ़कर पत्थर को लेके बैठे रहता था कि अब आएगा पानी पीने तो मैं उसको ऊपर फेंक के मारूं। तो कभी आता था कभी नहीं आता था। क्लियर है? तो उसका दिमाग जब विकसित हुआ तो बोला इतना बड़ा बड़ा पत्थर लेके क्या मतलब? तो पत्थर को छोटा किया ना, पत्थर को छोटा किया, छोटा किया और नुकीला किया ना। क्या किया? नुकीला। छोटा किया और नुकीला किया। तो इस समय जो मानव है वो छोटे छोटे पत्थर और नुकीले पत्थरों का प्रयोग करता था। किसके रूप में? औजारों के रूप में। किस लिए? तो शिकार करने के लिए। क्लियर है? तो यहां पर छोटे छोटे पत्थर, नुकीले पत्थरों का प्रयोग किया गया। किसके रूप में? तो औजारों के रूप में, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा गया ना। क्या कहा गया? माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ। क्लियर है? याद रहेगा। तो माइक्रोलिथ का साक्ष्य, माइक्रोलिथ का साक्ष्य ये हमको मिला है कहां से? राजस्थान से। कहां से मिला है? राजस्थान। तो राजस्थान में भीलवाड़ा जिला, राजस्थान में भीलवाड़ा जिला। जिला कौन सा? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा जिले में भी कहां? तो आपका बागोर। क्या? बागोर। देखो नागौर नहीं कह रहा हूं मैं, बागोर है। कई लोग बागोर नहीं होगा नागौर होगा कहते इसको नागौर कर देते। नागौर नहीं है बेटा, वो भीलवाड़ा जिले में स्थान कौन सा? बागोर। तो राज्य राजस्थान। यहां से हमको मध्य पाषाण काल के माइक्रोलिथ के औजार अवशेष में मिले हैं ना। क्लियर है? खुदाई दौरान, अरे बोला ना पुरातात्विक साक्ष्य। क्लियर है? तो माइक्रोलिथ कब? मध्य पाषाण काल में। अब इसी समय ना, कब? मध्य पाषाण काल के दौरान मानव ने पशु पालन, क्या? पशु पालन, पशुओं को पालना शुरू किया ना। क्यों? शिकार कर रहा है। क्या कर रहा है? शिकार कर रहा है। अब रात को शिकार कर रहा है, दिन को शिकार कर रहा है, क्या पता शिकारी खुद शिकार हो जाए। समझ में आ रहा है? तो मन में डर, मन में डर पैदा हुआ। तो ऐसे जानवर को पकड़ा, ऐसे जानवर को पकड़ा कि जब वो आराम कर रहा हो, सो रहा हो, तो उसके साथ रहे, मन बहलाए। ठीक है ना? साथ में रहे तो एक, अरे जानवर हो चाहे इंसान हो, यदि कोई भी दो लोग रहता है तो मन का जो डर रहता है वो खत्म हो जाता है ना। समझ में आ रहा है? तो जानवर को पालना शुरू किया ना, और पहला जानवर जिसको पाला वो था कुत्ता। आज भी वफादार है। उस समय से ना, समझ रहे हो, मध्य पाषाण काल से पालते आ रहे हैं। तो पशु पालन की शुरुआत, पशु पालन की शुरुआत क्लियर कब से? तो मध्य पाषाण काल से। अब जानवर को पाले, फिर ऐसे जानवर को पाले जिसके माध्यम से वो क्या कर सकता है थोड़ा बहुत। ठीक है? अभी आगे खेती में देखेंगे। धीरे धीरे पशुपालन की शुरुआत हुई। तो पशुपालन के साक्ष्य हमको कहां से मिले हैं? ये भी मिला है ना, कहां से? राजस्थान से। कहां से मिला है? राजस्थान से। तो माइक्रोलिथ के साक्ष्य कहां से? तो राजस्थान में आपका बागौर। कहां पे? बागौर। और पशुपालन के भी साक्ष्य हमको कहां से मिले हैं? तो आपका राजस्थान से। इतना याद रखोगे। क्लियर है? अब आते हैं किसमें? तो उत्तर पाषाण काल में। किसमें? उत्तर पाषाण काल में। क्लियर है? अब देखो, उत्तर पाषाण मतलब इस काल के बाद ना धीरे धीरे पशुपालन तो चालू कर दिया है, पशुपालन चालू कर दिया है। अब पशु के साथ रह रहा है। अब धीरे धीरे मानव को ना एक लोगों की आवश्यकता पड़ने लगी कि मैं शिकार कर रहा हूं, तू भी शिकार कर रहा है। क्लियर है? क्या पता हम दोनों शिकार हो जाए। तो जानवर को तो पाल लिए आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, है ना। अब यहां पर लोग के साथ मिलकर रहेंगे, लोगों के साथ मिलकर रहेंगे। क्लियर है? तो धीरे धीरे समूह में रहना प्रारंभ कर दिया ना।
ठीक है, आदमी समूह में कब रहता है? जब वो अंदर से डरा हो कि अरे मेरी आवश्यकता है, मेरी आवश्यकताएं हैं, तुम्हारी भी आवश्यकताएं हैं, तो क्यों ना हम मिलकर साथ में रहें, हम मिलके साथ में रहे। तो यहां पर आपका उत्तर पाषाण काल में जो मानव है वो समूह में, ठीक है, समूह बनाकर रहने लगा ना, क्लियर है। साथ ही अब बोले कब तक दर दर भटक भटक के जानवर को मारूंगा, कब तक दर दर भटक भटक के जानवर को मारूंगा, बड़ा औजार से छोटा कर लिया लेकिन भाग तो रहूंगा। तो एक ऐसा ठिया खोजूं जहां पे मैं रहूं और वहीं से मेरे खाने को मिल जाए ना। अब सब जानवर को तो मार डाले होंगे नदी के किनारे, अब कभी न कभी जानवर कम होगा ना, क्लियर है, तो सबको मार डाले। अब बोले कब कब मैं घूमूं, तो एक ऐसा ठिया ढूंढूं जहां पे मैं रहूं और वहीं से मेरे को खाने पीने का जो है, जो मेरा भरण पोषण है वो हो जाए। तो अकेले तो कर नहीं सकेगा, तो समूह बनाकर रहे। और शुरुआत की है ना किसकी? खेती की। किसकी शुरुआत की है? खेती की। तो कृषि की शुरुआत तो उत्तर पाषाण काल में शुरुआत हुई ना किसकी? कृषि की। देखो ये अलग है ना, इसको अलग मिक्स मत कर देना। तो उत्तर पाषाण में किसकी शुरुआत हुई? कृषि की। किसकी? कृषि की। और औजार ना, औजार जो थे वो पॉलिश रूट वाले थे ना। किस वाले थे? किस प्रकार के थे? पॉलिश रूट। तो पॉलिश रूट औजारों को प्रयोग करने लगे। कृषि की शुरुआत हो गई। किसकी शुरुआत हो गई? कृषि की। साथ ही साथ पहिए का, अब खेती करेंगे ना, कृषि करेंगे तो अब आवन जावन होगा। क्या होगा? आवन जावन। तो पहिया, क्या? पहिए का आविष्कार। किसका आविष्कार? पहिए का आविष्कार। क्लियर है? देखो फिर बोल रहा हूं ना, ज्यादा डिटेल में मैं जाना नहीं चाह रहा, कोई काम का नहीं है ना, समझ में आ रहा है। पीएससी में जब मैं पढ़ाता हूं तो इसी को अकेला 2 क्लास लेता हूं ना, समझ में आ रहा है। तो पहिए का आविष्कार क्या हुआ? पहिए का आविष्कार कब? उत्तर पाषाण काल में। ठीक, कृषि की शुरुआत हुई उत्तर पाषाण काल में। साथ ही यहां पे कृषि के साक्ष्य, ये आप पाकिस्तान देख रहे हो, क्या देख रहे हो? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में यहां पे आपका बलूचिस्तान है। क्या है? बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान में आपका जगह मेहरगढ़। क्या है? मेहरगढ़। तो बलूचिस्तान में ये आपका लिख देता हूं ना, बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान में आपका क्या? मेहरगढ़। क्या? मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ से, कहां से? पेपर में पूछा भी है ना कई बार, अलग अलग पेपर में पूछा है। तो मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? कृषि के। और कृषि कब से? तो आपका उत्तर पाषाण काल से। तो उत्तर पाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई और कृषि के साक्ष्य हमको वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से मिला है ना। कहां से मिला है? मेहरगढ़ से। ओके। साथ ही अब खेती कर रहे हैं तो जौ उगाए थे, ठीक है, जौ, चावल, गेहूं सब उगाए थे ना। तो कृषि किए तो हमको मिला है चावल। क्या मिला है? चावल। तो चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। चावल, धान, अरे एक ही है, ठीक, धान से चावल निकालेंगे, ठीक। तो चावल व धान के साक्ष्य मिले हैं। कहां से मिले हैं? तो आपका भारत में। कहां पे? भारत में भी कहां? तो यूपी, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में वर्तमान का प्रयागराज, इलाहाबाद में। ओके। तो प्रयागराज में, कहां पे? प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में कोल्डी हवा। क्या? कोल्डी हवा। तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में आपका कोल्डी हवा से चावल व धान के साक्ष्य मिले हैं। ये आपका क्या? कोल्डी हवा। इधर ना, ये उत्तर प्रदेश है, ये बाजू बिहार। तो उत्तर प्रदेश में आपका क्या? कोल्डी हवा, ठीक, प्रयागराज। वहां से हमको क्या मिले हैं? चावल व धान के साक्ष्य मिले हैं। इतना याद रखोगे ना किसमें? उत्तर पाषाण काल में। इससे ज्यादा नहीं करना कुछ। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब उत्तर पाषाण के काल के अंत तक ना, आगे में मानव ने धातु का प्रयोग करना भी सीख लिया। ओके। तो पहला धातु जिससे मानव परिचित हुआ ना, वो था तांबा। क्या था? तांबा। बोल रहा हूं ना, पूरा राजस्थान अधिकतर इधर ही मिलेगा। तो राजस्थान में आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, राजस्थान में खेतड़ी, झुंझुनू जिला, खेतड़ी माइंस तांबा। सिंधु घाटी सभ्यता वाले भी ना उसी में तांबा निकालेंगे। तो मानव यही निकाल रहे थे ना, कहां से? राजस्थान से। तो मानव ने सबसे पहले जिस धातु को प्रयोग में लाया वो था तांबा। क्या था? तांबा। क्लियर है? तो तांबे का यूज, साथ ही साथ आपका पत्थर का यूज,
क्लियर है। तो इसको बोले आपका क्या, ताम्र पाषाण काल। क्या बोले, ताम्र पाषाण काल। तांबे का भी यूज हुआ, ठीक है, और आपका धातु तांबा और आपका पत्थर का भी प्रयोग हो रहा है, तो ताम्र पाषाणिक काल ना, क्लियर है। इसके भी साक्ष्य मिले हैं, ताम्र पाषाण काल के भी साक्ष्य हमको मिले हैं। तो कहां से, तो बनास नदी घाटी, वो भी राजस्थान में। अरे बनास नदी है ना, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे तो बनास नदी घाटी राजस्थान, वहां पर से ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य हमको मिले हैं। नवदा टोली, नवदा टोली लिख देता हूं यहां पे, नवदा टोली, ये नर्मदा घाटी, नवदा टोली, इसको याद रखोगे, नवदा टोली ना। नवदा टोली कहां, तो नर्मदा घाटी, और नर्मदा घाटी कहां, मतलब मध्य प्रदेश, क्लियर है। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी घाटी में नवदा टोली से हमको ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही कहां, राजस्थान में आपका बनास नदी घाटी, क्लियर है। इतना याद रखोगे किसमें, पाषाण काल में, क्लियर है। अब चूंकि मानव समूह में रहने लगा, सामाजिक जीवन तो बन गया ना, सामाजिक जीवन बन गया, क्लियर है। सामाजिक जीवन बन गया, कबीले में रह रहे थे, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो रेगुलेट करेगा ना, तो राजनीतिक जीवन भी तो होगा, राजनीतिक जीवन तो होगा। अब चूंकि काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, भरण पोषण कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो देखेगा ही, तो आर्थिक जीवन भी हो गया। क्या हो गया, आर्थिक जीवन, ठीक है। तो इतना चालू हो गया था ना, कब से, उत्तर पाषाण काल से। धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आया और पूर्ण रूप से बदल गया। फिर हम कहां पहुंच गए, दूसरे काल पे। तो कल के क्लास में हम शुरू करेंगे क्या, आपका आद्य ऐतिहासिक काल, और जिसमें पढ़ेंगे हम लोग किसको, हड़प्पा संस्कृति, इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्लियर है। चलिए, तो मिलते हैं कल के क्लास में, थैंक यू।